अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपके मेज़बान सैयद अली हैदर। नाजरीन, आज एक अहम दिन था, एक बड़ा दिन था। हमारे 29वें प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब कर दिया गया है। गो के ये कहा गया है कि उनको भी 45 दिन के लिए लाया गया। जैसा कि PMLN वाले जब कोई शख्स किसी की रिप्लेसमेंट पे आता है तो उसको ये स्टपनी कहते हैं, जैसा कि बुखारी साहब को स्टपनी वकील कहते थे। तो शायद खान अब्बासी साहब जो हैं, अगर उनको स्टपनी वज़ीर आज़म कहा जाए तो मेरा ख्याल है उन्हीं की अपनी ज़ुबान में, PMLN की ज़ुबान में, तो ये गलत नहीं होगा। तो नाज़रीन, अब वो आए तो हैं, लेकिन ये भी तज्जिया किया जा रहा है कि शायद शहबाज शरीफ साहब पंजाब को हाथ से ना जाने दें और खाकान अब्बासी ही अगले इलेक्शन तक वज़ीर आज़म रहे। इस पर तो हम बात करेंगे नाज़रीन। एक और अहम आज का टॉपिक, और वो काफ़ी अहम इसलिए है कि उसका ताल्लुक एक बड़ी जमात से है, उसका ताल्लुक हमारे मुल्क की ख़वातीन से है, उस जमात की ख़वातीन से है। आयशा गुल अली, आज पूरा दिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने पार्टी छोड़नी थी, छोड़ दी, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ी है इमरान खान और उनकी जमात पर इल्ज़ामात लगाकर। उन्होंने क्या कहा, ये ज़रा सुन लीजिए आप। इस पार्टी में इज्जतदार जो ख़वातीन हैं उनकी इज्जतें असल में महफूज नहीं हैं। और यहाँ पे मैं तो कहूँगी कि जो हमारी जो कल्चर है वो मगरबी कल्चर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया जा रहा है। और अगर देखें, एक मैं नवाज शरीफ को, मैं बिल्कुल भी मैं उनको ये नहीं कह रही कि मैं नवाज शरीफ को यहाँ पे डिफेंड करूँगी या मैं कोई नून लीग ज्वाइन करने वाली हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये बात करूँ कि नवाज शरीफ तो बहुत इल्ज़ामात हैं। उस पर ये इल्ज़ाम है कि उसने खजाना लूटा है, उसने करप्शन की है, मुल्क लूटा है, लेकिन है वो खानदानी आदमी और वो अपनी माओं, बहनों, बेटियों की इज्जतों को कम से कम वो समझता है। हमारी पार्टी में तो अखलाकियात इतनी गिर चुकी हैं कि इमरान खान जो चेयरमैन है और उसके इर्द गिर्द जो उसके लोग हैं, उसकी वजह से किसी खातून की, किसी लड़की की इज्जत जो है वो महफूज नहीं है। सबकी इज्जतें जो है वो खतरे में। मैं कर रही हूँ आपको, मैं पार्टी छोड़ रही हूँ और इसकी वजह ये है कि हमारी पार्टी में जिस तरीके से नाज़रीन, ये इल्ज़ामात, ये बातें आपको सुनवाना बहुत ज़रूरी थी। अपने मौजूद मेहमानों से आपसे तारुफ करवाता हूँ, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने वक्त निकाला। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा नाज बलोच साहबा ने। नाज साहबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़िया निगार जनाब साबिर शाकिर साहब ने। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इससे पहले नाज़रीन कि हम आगे बढ़ें, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये तमाम चीज़ें, ये तमाम हक़ाइक़ अपनी जगह, इन पर बात होनी चाहिए, कम से कम इनको टैबू नहीं बनाना चाहिए हमें। जो इल्ज़ामात गिनवा देता हूँ, मगरबी कल्चर को मुतारिफ कराने की कोशिश की जा रही है, एक ये इल्ज़ाम है। उसके अलावा किसी खातून की इज़्ज़त महफूज नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, एक ये इल्ज़ाम है। और आखिरी बात उन्होंने ये की कि नवाज शरीफ साहब जो भी हों, उनके किरदार पर हरफ नहीं है, वो ख़वातीन की इज़्ज़त करते हैं। उन्होंने तारीफ़ भी कर दी। मैं डॉक्टर साहबा आपकी तरफ आऊँगा पहले, और ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो इसके मुखालफत में तनकीद की जाती है, जो इसके मुखालफत में, इनके इल्ज़ामात की मुखालफत में जो रिबर्टल दिया जाता है, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। डॉक्टर साहबा, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप इल्ज़ामात पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक खातून होते हुए मैं समझती हूँ कि सियासत के अंदर ख़वातीन जिस भी जमात में हूँ, उनको अपने अल्फाज का चुनाव करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। क्योंकि जब वो कोई बात करती हैं तो वो अपनी ज़ात की निशानदेही नहीं कर रही होती। कोई भी खातून जो पार्लियामेंट में है और पाकिस्तान की सियासत में है, वो पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए रोल मॉडल है और पाकिस्तानी ख़वातीन उससे अपनी स्ट्रेंथ ड्राइव करती हैं और उसको अपने लिए एक रोल मॉडल तस्वर करती हैं। वो ख़वातीन जब किरदार कशी और तनकीद और ज़ातियात पे उतर के कुछ स्टेटमेंट देती हैं तो वो फिर डिस्करेज होती हैं बाकी ख़वातीन। आपने सियासी जमात में किस में रहना है, आपका ये बेसिक फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। पाकिस्तान का आइन आपको ये हक देता है कि आप अपनी मर्ज़ी, अपने ज़मीर, अपनी सोच और अपनी वक्त और हालात के तकाज़े को देखते फ़ैसला करें। आप जब किसी जमात में आते हैं या किसी जमात में जाते हैं तो ज़ाहिर है उसके पीछे कोई लॉजिक, कोई ग्राउंड्स, कोई बेस होती है। अगर दुरुस्त है, आप भी अब मैं इस लॉजिक को बेबुनियाद कहूँगी। मैं पार्टी छोड़ के आई हूँ, पीपल्स पार्टी। नून लीग के साथ मेरी बहुत क्लोज इंटरेक्शन रही, PMLQ के साथ मेरी एक एफिलिएशन रही। हर जमात के अंदर अच्छे और बुरे लोग
मौजूद होते हैं। ठीक है। और आपका जो पॉलिटिकल पार्टी लैंडस्केप है अक्रॉस द कंट्री, वो आपके सोशल फैब्रिक को रिप्रेजेंट करता है। वो सोशल फैब्रिक हर जमात के अंदर उसी तरह का माइंडसेट आपको मिलता है। और ये कहना कि किसी एक जमात के अंदर वो माइंडसेट अलहदा से नरेट होता है और दूसरी में अलहदा से होता है, मैं इस फलसफे से डिसएग्री करती हूँ। एंगेज कर लें। आप डिसएग्री करते मैं हैं उस पाकिस्तान तरीके से आपको देखें हैदर, आपको सबसे पहले अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना कंडक्ट, अपना बिहेवियर, अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन कि आप क्या चाहते हैं, और इस बात पे आपने ये तय करना है इश्यूज पे आप पार्टी छोड़ें। इश्यूज आपका हक बनता है, जातियात पे नहीं, जातियात पे जाके नहीं। अगर जातियात पे जाके आपने पार्टी, तो फिर आपने वो हकायक कौम के सामने लाने हैं जिनके बेस पे उन्होंने ये फैसला किया। और अगर इसका मकसद अपना सियासी कद ऊंचा करना है और या इसको मिलान करना है लीडरशिप को, या इस वक्त नून लीग की झोली में जाने के लिए ग्राउंड हमवार करनी है, तो ये मैं समझती हूँ कि एक खातून के लिए ये इंतहाई काबिल मजम्मत बात है। नाज साहिबा से अभी कनेक्शन नहीं हो पाया। साबिर शाकिर साहब, सर आयशा बीबी के बारे में, वो इससे पहले पीपल्स पार्टी में थी, कॉफ लीग में भी रही, APML का भी हिस्सा रही, और आज से 2-3 दिन पहले अमीर मुकाम से उनकी मुलाकात भी हो गई। तो क्रेडिबिलिटी तो देखना पड़ेगी ना सर पहले, अगर इन इल्जामात ने कोई वेटेज देखना है तो। देखें, ये जो क्या नाम है इनका, आयशा गुललई साहिबा, गुललई साहब जिन्होंने छोड़ा है, ये आयशा साहिबा ने, वो मेरा ख्याल है कि कल तक तो वो स्टेज पे मौजूद थी और सब कुछ था जो तस्वीरें हमने देखी हैं। और आज अचानक आनन फानन उनको ये पता चल गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो कैरेक्टरलेस हैं। इसके लिए पहले उनको चाहिए था कि ज़रा आवाज़ बुलंद करती पार्टी के अंदर। हमने कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी कि उनकी कोई तकरीर रिकॉर्ड पे हो जिसमें उन्होंने ये बात पहले बताई गई हो। हाँ, अलबत्ता क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ को एक चाहिए पॉलिटिकल अचीवमेंट को चाहिए थी, क्योंकि 62-63 की जद में वो मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं, तो उन्होंने अमीर मुकाम साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि अमीर मुकाम साहब काम कर रहे थे उन पे, और वो आज कामयाब हो गए हैं। और इसलिए गुलशन साहब, आयशा साहिबा ने ये उन्होंने आज इक़दाम उठाया है, और ये अचानक उठाया है। बेहतर था कि वो पहले पार्टी में कोई आवाज़ उठाती और फिर उनकी बात पे एतबार किया जा सकता था। लेकिन कल तक वो इमरान खान साहब के पास एक बाकायदा डेलीगेशन की सूरत में गई, और अगर इमरान खान साहब वाकई कैरेक्टरलेस थे तो उनको कल उनके पास नहीं जाना चाहिए था, और उनसे पहले ही, क्योंकि कैरेक्टरलेस होने का अचानक पता तो नहीं चलता ना अली भाई। ये 4 साल से वो पार्टी अचानक तो नहीं किसी का कैरेक्टर बदल जाता होता। आप सही कह रहे हैं साबिर साहब। मैं आपसे इजाजत लेकर, मैडम आपसे इजाजत लेकर नाज़रीन को कुछ सामने आपको दिखाते हैं आज कुछ चीजें। जज आप खुद कीजिएगा, मैं यहाँ फैसला नहीं सुना रहा। नाज़रीन, एक इल्जाम यह भी है कि पार्टी में मगरबी कल्चर को मुतारिफ करवाया जा रहा है। तो बहुत माजरत के साथ आयशा साहिबा, आप भी मेरी बहन है, आपके घर वाले भी मेरे घर वाले हैं, लेकिन अगर आपके घर में मगरबी कल्चर हो तो उसका क्या करेंगे आप? हमारे बहुत से नाज़रीन को इस बात का अंदाजा नहीं है कि आपकी छोटी बहन, वो मेरी भी बहन उसी तरह से बहन है, वो बैरून मुल्क होती हैं, वो वहां पर स्क्वॉश की बहुत अच्छी प्लेयर हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन क्या वहां पर वो मगरबी लिबास ज़ेबतन नहीं करती हैं? क्या वो मगरबी कल्चर का हिस्सा नहीं है? मैडम, आपने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने ये नसीहत की कि ये पाकिस्तान है, ये इंग्लैंड नहीं है। तो इसका मतलब है अगर इंग्लैंड हो तो वहां पर इस तरह का लिबास जायज है, लेकिन अगर पाकिस्तान हो तो फिर आपको वहां पर सब कुछ याद आ जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान मेरे कोई सगे नहीं है ये दोनों, लेकिन आपका ये इल्जाम कि मगरबी कल्चर को मुतारिफ करवाया जा रहा है, तो एक दफा खुद जरूर देखिए आयशा साहिबा, आप ही की इजाजत से, आपके घर वालों की इजाजत से, हमारी ये बहन जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है, मैं इन पर तनकीद नहीं कर रहा हूं, ये मासूम बच्ची का कोई कसूर नहीं है इसमें, तनकीद आपके डबल स्टैंडर्ड पर हो रही है आयशा साहिबा, कि आपने जब कहा कि मगरबी कल्चर को मुतारिफ करवाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर साहिबा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये एक मुस्लिम वुमन होते हुए अब सोशो कल्चर रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, मुझे उनसे बहुत प्यार है, और मेरी सोशो कल्चर रिलीजियस वैल्यूज़ मेरे लिए एक चादर और चार दीवारी के तकद्दस की
डिफाइन पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए एक रोल को डिफाइन करती हैं कि मुझे एक पाकिस्तानी औरत होते हुए मुझे क्या करना है। मुझे एक मुसलमान औरत होते हुए मेरे लिए जो रोल मॉडल है वो हज़रत खदीजतुल कुबरा है, जो पहली मुस्लिम वुमन एंटरप्रेन्योर थी, जो तजारत पेशा औरत थी और तजारत से माल कमा के वो इस्लाम की तरवीज पे लगाती। फिर मेरे सामने वो सीरत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह है, फिर मेरे सामने वो किरदार सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह का है। मैं ये देखती हूँ कि मैं उन जैसी नहीं हो सकती, मैं उनके पाँव की खाक भी नहीं हो सकती, लेकिन मेरे पास एक रोल मॉडल है जिसको मैं फॉलो कर सकती हूँ। मैं सियासत में हूँ, मैंने मर्दों के साथ भी बैठना है, मैंने हर तरह की सोच वाले शख्स के साथ चलना है, क्योंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स करनी है, मैंने वोट की ताकत से आगे आना है। मैं ये नहीं देखूंगी कि मेरे इर्द गिर्द जो स्टफ है वो क्या है, मैंने देखना है कि वो स्टफ जो है उसका माइंडसेट जो है अगर प्रो वुमन नहीं है, वो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है या वो किसी जगह वो ट्रैक पे नहीं है, तो मैंने कोशिश करनी है कि मैं उसको ट्रैक पे लेके आऊं। मैं उसको स्पेस जो मुझसे वो मांगता है मैं नहीं दे सकती। बिल्कुल ठीक। तो अच्छा, आप अगर हम दूसरा वर्जन भी ले लें, आपका ये नुक्ता आ गया। सिर्फ एक बात है कि जब मैंने इज्जत मांगनी है तो मुझे अपने आप को उस काबिल करना है कि दूसरा मेरी इज्जत करे। बिल्कुल ठीक। और वो इज्जत जबरदस्ती नहीं हो सकती। की रहनुमा मोहतरमा मायजा हमीद साहिबा ने ज्वाइन किया। मायजा साहिबा, काफी सीरियस एलिगेशंस हैं जो कि डिस्ग्रंटल्ड पीटीआई मेंबर ने लगाए हैं कि जनाब करेक्टरलेस है और मगरबी कल्चर को मुतारिफ करवाया जा रहा है। तो मायजा साहिबा, ये अगर बात जलसों में नाच गाने पर हो रही है तो फिर ये तो हर जगह होता है, और क्या समझती हैं और क्या फहाशी हो सकती है पीटीआई में? अली, उन्होंने ये नहीं कहा। अगर आप उनकी और से अगर आपने जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो सुनी हो तो आपकी भी घर में बहनें हैं, आपकी भी घर में, हमारी भी घर में बहनें हैं, और हम खुद पॉलिटिक्स में हैं, और पॉलिटिक्स में हमें मर्दों के साथ बैठना पड़ता है, लेकिन हम उन मर्दों के साथ नहीं बैठते जो आपको हरास करते हैं। और आयशा गुल साहिबा ने बड़ा क्लियरली ये कहा है कि मुझे हरास किया जा रहा था। मगरबी कल्चर की बात जो उन्होंने की वो इस रेफरेंस से की कि आप किसी के साथ मर्द हजरात, पीटीआई के मर्द हजरात किसी के साथ इस तरह की बात करें या इस तरह का कोई तरीका इस्तेमाल करें जिससे वो जाहिर हो कि वो फ्लर्ट कर रहे हैं, तो उसको हरासमेंट के ज़मरे में आता है। ये जो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं इस्लाम पे, मैं भी इस कौम की बेटी हूँ, मैंने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स की है, लेकिन मुझे साफ फर्क पता चल जाता है जब कोई मर्द आप पे हिट कर रहा होता है। और अब जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा जस्टिफाई कर रही हैं, मुझे ये बताते हैं कि इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो मेंबर हैं शीरी मजारी साहिबा, वो ये कह रही हैं कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनके पार्टी के लीडर, मैं समझती हूँ फॉर शीरी मजारी वो बादशाह होंगे, उनको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एलिगेशन गलत हैं। दूसरों के लिए तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएं और सबूत लेके आएं और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए हर मामले की, और अपने लिए ये कहा जा रहा है कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट ही ना करें, ये मामला झूठा है। अगर एक औरत उठ के उस सोसाइटी में जो खैबर पख्तूनख्वा की सोसाइटी है, जो हमारे पंजाब से ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट सोसाइटी है, उसने उठ के ये कहा है, बड़ी जुर्रत चाहिए, एंड आई रिस्पेक्ट हर फॉर दैट। अगर उसने ये कहा है तो किसी वजह से कहा है, किसी वजह से उसको पुश किया गया इस लिमिट पे कि उसने आके टीवी पे कहा है कि मुझे हरास किया जा रहा है। और ये हरासमेंट का वर्ड जो है ना, मैं आपको बता दूं। अच्छा, मुझे वक्फा लेना है। नहीं, मुझे अली एक मिनट, मैंने आपको इंटरप्ट इसीलिए नहीं किया। वेरी पर्सनल इशू फॉर मी, इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैं ये कहूंगी कि ये हरासमेंट का जो इशू है, इस पर तो सुओ मोटो भी लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट से, और इसमें 62-63 इमरान खान पे सीधा लगता है। चले, मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि नाज बलोच सारे साथ मौजूद हैं। उनकी भी कुछ शिकायत ऐसी थी कि औरत को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। मैं वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद वापस आऊंगा तो यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी।
अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज, जिनमें कुरान पाक खातिमुल कुतुब है नबूवत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत खातिमुन नबिय्यीन बहैसियत खातिमुन नबिय्यीन जिसके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, जिनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, रोज़े क़यामत और कुरान पाक व सुन्नत की जुमला मुक़्तज़ियात और कुरान पाक और सुन्नत की जुमला मुक़्तज़ियात व तालीमात पर ईमान रखता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असर अंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व इनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिलवास्ता किसी ऐसे मामले की इत्तला न दूंगा न इसे जाहिर करूंगा जो बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा बजूज़ जबकि बहैसियत वज़ीर आज़म अपने फ़राइज़ की कमा हक़्क़हू अंजामदही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। मुंतखब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की तकरीब हलफ बरदारी हो रही थी और सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने उनसे हलफ लिया। आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे ये तकरीब देख सकते हैं जिसमें वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अपना हलफ लिया। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की तकरीब हलफ बरदारी हो रही थी। न्यूज़ बाखबर 24 घंटे। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए।
آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں۔ تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے، لیکن ثبوت کی روشنی۔ ہم ہر بات کریں گے، لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائیں گے۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے میں؟ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اونچا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ شور مچایا۔ کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ بلوچ صاحبہ نے جوائن کر لیا۔ ناز صاحبہ آپ کی ناراضگی، کئی ناراضگیوں میں شاید یہ بھی ناراضی ایک آپ کی تھی کہ ڈسرسپیکٹ ہوتی ہے، عزت نہیں ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف میں خواتین کی۔ تو جو بات آج عائشہ صاحبہ نے کی ہے، آپ ونڈیکیٹ کرتی ہیں ان کے پوائنٹس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میری پارٹی چھوڑنے کی جو وجوہات تھیں وہ بہت ڈیفرنٹ تھیں۔ میں نے پارٹی کی آرگنائزیشنل سٹرکچر، یوتھ ونگ اور ویمن کو آگے جو ڈیو ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے ان ایشوز کے اوپر، اور بالخصوص سندھ میں اور کراچی میں پارٹی کی عدم توجہ، آرگنائزیشنل سٹرکچر کا فقدان، یہ بنیادی وجوہات تھی اور ان کے اوپر مرکز میں سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ اور خواتین کی جو ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے پارٹی میں، اس کے اوپر ان ایشوز پہ میں نے پارٹی سے میرا اختلاف تھا۔ میں نے پہلے ودن دا پارٹی آواز اٹھائی، پھر میں نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کی اور میں نے سمجھا کہ میں پیپلز پارٹی میں رہ کر بہتر خدمت کر سکتی ہوں، بہتر انداز سے میں کام کر پاؤں گی۔ مگر عمران خان کے کریکٹر سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا آپ کو۔ آج میں نے عائشہ گللائی کی سٹیٹمنٹ، عمران خان کے کریکٹر سے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں اس چیز کی میں آپ کو نہیں دیکھیں، عمران خان صاحب، میں نے پارٹی چھوڑی اس دن بھی پریس کانفرنس میں میں نے کہا کہ میں خان صاحب کا احترام کرتی تھی اور آج بھی میں ان کی عزت کرتی ہوں۔ میں ان کا احترام کرتی تھی، اسی لیے 7 سال ان کی ایک سٹرگل میں ساتھ رہی۔ تو اور میں نے کبھی ان چیزوں کا سامنا نہیں کیا، اس ٹائپ کے میسیجز کبھی نہ مجھے آئے، نہ میں نے کبھی اس قسم کی چیزوں کا سامنا کیا۔ میں جب میل شوونزم کی بات کرتی ہوں تو میں واضح طور پر بار بار کہتی ہوں کہ میل شوونزم، میل ڈومینیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر تمام
फैसले जो है वो मर्द करते हैं और ख़वातीन को वो मकाम नहीं दिया जाता कि वो भी डिसीजन मेकिंग में आए। ये एक पॉलिटिकल सियासी वजह है। तो मैंने इस किस्म की इश्यूज जो आयशा ने बात आयशा साहबा करती हैं, कभी आपने विटनेस की इमरान खान के अलावा जो आयशा साहबा ने बात की है कि जी बाकी लोग उनको हैरेस करते थे, ऐसी कोई चीज कभी विटनेस किया अपने पार्टी में? नहीं, मैंने कभी ऐसी चीज देखी। आपको पता है कि मैं खुल के बात करती हूँ, मैं कभी भी ना तो मैं झूठ बोलने की आदी हूँ, ना मैं जो है वो लगी लिपटी बात करती हूँ। मैंने ना कभी मेरे मोबाइल फोन पे ना कभी बराह रास्त मुझसे कभी इस किस्म की किसी ने नाज़िबा गुफ्तगू पीटीआई में रह के आज तक नहीं की। अच्छा। और कभी भी ऐसी मेरे सामने नहीं आई, ना मुझे किसी खातून ने ये शिकायत की कि कोई पार्टी के ओहदेदार किया। लेकिन मैं साथ में अली लेकिन एक चीज मैं साथ में बता दूं, ये बातें अपनी तरफ, दूसरी तरफ ये बात जो मेरे एतराजात हैं वो ये है कि पीटीआई छोड़कर जब मैं पीपल्स पार्टी में आई तो मैंने अफसोसनाक चीज एक ये देखी कि सोशल मीडिया के ऊपर जो लोगों का रवैया था वो पॉजिटिव नहीं था। जो तो लोगों का था ना, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का डायरेक्टली तो नहीं था ना ऐसा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। अच्छा चलें, साबिर साहब अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। फिरदौस साहबा एक बात तो अभी इन्होंने नाज साहबा ने की, जो कि वो नाराज होकर गई पीटीआई से, लेकिन जो आयशा साहबा ने बातें की है, अच्छा मुझे ये बताएं आयशा साहबा का पार्टी में अपनी क्या क्रेडिबिलिटी थी? खबर तो यही है NA1 का टिकट चाहिए था उनको जो नहीं मिला। देखिए पहली बात तो ये है कि बहुत मतवाजन गुफ्तगू की नाज ने कि आप जब पार्टी को छोड़ते हैं तो आप इश्यूज पे बात करते हैं, जब आप जातियात पे चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी दूसरी जमात के हाथों आलाकार और खिलौना बन गए हैं और आप अपनी क़यादत को एक पेड कंटेंट के तहत अमीर मुकाम साहब के साथ मिली भगत करके एक ऐसा माफिया जो नून लीग की शक्ल में ऑर्गेनाइज्ड माफिया है, जो हर वक्त किसी ना किसी प्लेटफार्म से इमरान खान साहब के हवाले से ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिशों में मसरूफ़ है, उनको किसी ना किसी लॉबी के साथ इंटरकनेक्ट करता रहता है। मैं माइजा की गुफ्तगू सुन रही थी और आयशा को भी ये बताना चाह रही हूँ, अगर वो सुन रही हैं तो जिस जमात की आप तारीफ़ों के पुल बांध रही हैं उसी जमात के अंदर आयशा अहद जो है एक विक्टिम है मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप का। उसी जमात के अंदर मारवी मेमन के हवाले से जो किस्से चलते रहे, कशमाला तारक जिस तरह वो खबरों की जीनत बनी रही, तो सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ आयशा के साथ हवाले से सो मोटो नहीं लेना चाहिए। वो 3 खवातीन भी इसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, तो सुप्रीम कोर्ट को उन इश्यूज पे भी थोड़ा सा एक्शन ले लेना चाहिए कि वो लेजिटिमेट रिलेशनशिप जो वो भी खवातीन है ना, हमारी बहनें हैं, तो उनको अगर इनकी लीडरशिप मिसयूज करती है, अब्यूज करती है और वो पस पर्दा उन खवातीन का इस्तेहसाल करती है, तो वो खवातीन भी सामने आए और वो बताएं कि वो किन रिश्तों के तहत वहाँ पे किस तरह के हालात का सामना कर रही हैं। और मैं कशमाला की कर रही हूँ, मैं मारवी मेमन की कर रही हूँ, मैं आयशा अहद की कर रही हूँ, और आपने पूरे मीडिया में आपने वो कहानियाँ सुनी, सिर्फ मैंने नहीं सुनाई। और अभी तक कितने दिन गुजर गए, इन्हीं की जमात में ख्वाजा केटी साहब जो हैं, केटी ख्वाजा, कशमाला तारक एंड ख्वाजा साहब का जो आपस में नेक्सिस है, वो अभी तक कोई वजाहत नहीं आई। तो कौम भी जानना चाहती है, और वो सुप्रीम कोर्ट क्यों सो मोटो ले, इस पे भी लेना चाहिए ना कि क्या उनकी पर्सनल लाइफ नहीं, वो पर्सनल, ये आप कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान पे कोई उंगली उठा ले तो वो पर्सनल नहीं रहता, वो सो मोटो सुप्रीम कोर्ट ले ले कि वुमन हरासमेंट हो गई। तो वो पार्लियामेंट लॉजिस में 4 साल से कोई खातून बगैर किसी डेजिग्नेशन के, बगैर किसी PMLN की ओहदेदार होते, MNA होते, MP होते, सेनेटर होते, वो किस हैसियत से वहां रह रही हैं? तो ये आपका इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन की गाड़ी वो किस हैसियत से इस्तेमाल कर रही है? इंटरनेशनल ट्रैवलिंग वो मिनिस्ट्री वाटर एंड पावर के टिकट्स पे कैसे कर रही है? ये सारी चीजें चाहती है। देखिए इखलाकियात पे बात अगर अभी डॉक्टर साहबा ने भी काफी चीजें आपके सामने रखी हैं, क्या जवाब देंगी इनका? मेरी अर्ज ये है कि फिरदौस आशिक अवान साहबा को ये रियलाइज करना चाहिए कि दोनों चीज़ों में फ़र्क ये है कि एक आपकी सिटिंग MNA है, वो KPK से बिलोंग करती हैं, 4 साल आपके साथ रही हैं, उन्होंने ये एलिगेशंस लगाई हैं ऑन लाइव TV। आप जिन खवातीन की बात कर रही हैं, उन्होंने किसी किस्म की कंप्लेंट नहीं की रिगार्डिंग हरासमेंट TV पे,
या कोर्ट में। तो मेरी इल्तिजा इनसे ये होगी कि जब एक सिटिंग MNA वो भी औरत जो है वो इमरान खान साहब पे इतने सीरियस एलिगेशंस लगा रही है तो उसको जो है काउंटर एलिगेशन से रोका नहीं जा सकता। इस मामले को प्रोब करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि वो ये MNA काफी लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, ये काफी औरतों को रिप्रेजेंट करती हैं। वो पार्टी की रिजर्व सीट पे आई है, नॉमिनेशन पे आई हैं, वो थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट लेके नहीं आई है। वो मुकम्मल कर लें। जी जी जाएगा तो मैं फोन बंद कर। मायजा साहिबा, कंप्लीट योर स्टांस। की बात कर रही हूँ कि ये हरासमेंट का केस बनता है। वो आयशा हद ने भी हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ एप्लीकेशन दी है ना, वो कह रही है वो हैरेसमेंट नहीं है। भाई आप आयशा हद के साथ शादी की, उसको डिसोन किया, उसके राइट्स टर्मिनेशन के लिए अदालतों में धक्के खाए आयशा हद ने, उसकी उल्टी गिरफ्तारी हुई, उसके खिलाफ उल्टे मुकदमे बने, वो किसी की बेटी नहीं है। अच्छा वो बात मुकम्मल कर लें माया साहबा, कानून कोई और है। माया साहबा आप बात मुकम्मल कर लें, जीतती रहेंगी तो खामोश, आप बात कर लें माया साहबा। सारी औरतें चुप नहीं कर जाएंगी। बात ये है कि एक खत भी लिखा गया था इमरान खान साहब को, आई डोंट नो कौन सी खातून थी, नाज बलोच साहिबा को पता होगा, जो नईमुल हक साहब के खिलाफ लिखा गया था तो उनको भी ऐसे मैसेजेस आते थे। ये पहली दफा इनकी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हुआ, ये पहले भी होता रहा है और इसको इग्नोर किया गया है और पार्टी के अंदर ही कहा गया कि हमने इन्वेस्टिगेट कर दिया और मामला खत्म हो गया और रफा दफा हो गया। लेकिन अब मामला ये है एक लेजिस्लेटर जो कानून बनाते हैं, जो ने हरासमेंट का बिल बनाया हुआ है, जिसको ये पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है, जो ये कहते हैं कि हम नया पाकिस्तान ला रहे हैं जिसमें औरतों से रिप्रेजेंटेशन हो। माज़ा साहबा आपके पास भी इल्जामात की एक पटारी है, मुझे वक्फा लेने दें, आप हमारे साथ रहिएगा, मैं चाहूंगा आप हमारे साथ रहें। जो गुफ्तगू आपने की मैं उस पर भी बात करूंगा, नाज साहिबा से नाज़रीन ब्रेक के बाद पूछूंगा अगर वो प्रीवी है पूरी सिचुएशन से। जिस खत का जिक्र कर रही है माज़ा साहिबा, वो खत किसका था, क्या जानती है नाज साहिबा, और नईमुल हक साहब को ये खत क्यों कर लिखा गया था, ये मैं ब्रेक के बाद पूछूंगा, हमारे साथ रहे। से हम रख रहे हैं तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम
अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सड़कों पर लाके सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन वालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव
देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत की डेफिनेशन क्या है? हैरेसमेंट कहते किसको है? क्या किसी खातून का अगर नाम रखा जाए, उसकी डिसरिस्पेक्ट की जाए पब्लिकली, क्या वो हैरेसमेंट में नहीं आएगा? क्या कहा था ख्वाजा आसिफ साहब ने भरी असेंबली में पीटीआई की रहनुमा को? जरा आपकी याद दहानी के लिए सुन लीजिए। गारिंग से संभाला नहीं चाहता, लोगों को बातें करते हैं। ऑर्डर इन द हाउस, बैठ जाओ। ऑर्डर इन द हाउस, ट्रैक्टर ट्राली में चुप कराओ जरा। ये आप सुन लें जनाब, ट्रैक्टर ट्रॉली किसको कहा था, और फिर जो एक ट्वीट किया था ख्वाजा आसिफ साहब ने, वो ट्वीट भी देख लें। अब आप इसको पढ़ लें। ट्रैक्टर ट्रॉली भी इन्होंने एक जो है वो खातून को कहा, डंपर तक इन्होंने कह दी। इस तरह के जो नाम रखने जाते हैं खवातीन के, सबके घरों में माएँ बहनें हैं, हम सबके घरों में माएँ बहनें हैं। कोई किसी का अगर हमारी माँ बहनों को इस तरह कोई बुलाए तो क्या नाज़रीन हमें ये बर्दाश्त होगा? मायजा साहिबा, इसको हैरेसमेंट नहीं कहेंगी आप? हाँ अली, आप मुझे वो लेटर भी तो दिखाए ना, वो टीवी पे जो नईमुल हक के खिलाफ लिखा गया था ना। पहले इसकी तो मजम्मत करो। मैं नाज साहबा से पूछ लेता हूँ, वो लेटर तो निकाले ना। नाज साहबा वो लेटर क्या था, जरा बता देंगी? आप अगर इल्म है आपके इल्म में तो नईमुल हक साहब के खिलाफ लिखा गया। देखिए उस वक्त मैं पीटीआई में जब मैं बताती हूँ, ये 2011 की बात है और 2011 में नईमुल हक साहब सिंध के सदर थे और उन दिनों इशू ये हुआ था कि सिंध के अंदर जो विमेन विंग थी उनको ऐसा महसूस हो रहा था, और मैं उस वक्त जाहिर बात है पार्टी के अंदर इंफॉर्मेशन सिंध के मामला देख रही थी और फौजिया कसूरी साहिबा के साथ मिलकर हम वुमेन विंग के अंदर बहुत एक्टिवली काम कर रहे थे। तो उस वक्त ये हुआ कि नईमुल हक साहब ने चूंकि वो सिंध के सदर थे, उन्होंने किसी खातून को वुमेन विंग का सदर अपनी तरफ से उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। तो उस पर इख्तलाफ हुआ था वुमेन विंग का कि वुमेन विंग ही सिंध की अपनी खातून नुमाइंदा चुनेंगी। पार्टी के जो मदर बॉडी के जो सिंध के सदर है उनका इख्तियार या पूरी पार्टी के अंदर जो वुमेन विंग है वो एम्पावर की जाए, उसको सेंट्रलाइज किया जाए, ताकि उसकी जो चुनाव है वो मर्द ना बैठ के डिसाइड करें कि पार्टी की वुमेन विंग की सदर कौन होगी। ये इसको एक पॉलिटिकल हैरेसमेंट कहते हैं। तो वो कौन सी नई इस्तिलाह है पॉलिटिकल हैरेसमेंट? आई एम टॉकिंग अबाउट लेटर के कंटेंट बता देना आप। लेटर बता दें, जिनसी हरासा किया गया, फ्लर्ट किया गया, प्रपोज किया गया, कंटेंट इस तरह आप लेटर के में जी आपने हैरेसमेंट जोड़ना था पॉलिटिकल। बात मुकम्मल कर लूं जी ना साहिबा, लेकिन इसमें हैरेसमेंट कहाँ पे, जरा बता दें। अली मुझे मुकम्मल खत बताए ना, हैरेसमेंट खत में थी ना, आप तो पूरी आ रही है ना साहिबा। देखिए हरासमेंट की मुख्तलिफ अकसाम होती हैं। हरासमेंट जो है वो पॉलिटिकल हरासमेंट भी होती है कि आप किसी को काम नहीं करने दे रहे, उनके डोमेन में आ रहे हैं, यू आर गेटिंग तो हर जमात में होता है। किसी और के चौधरी निसार भी कहेंगे मेरे साथ हरासमेंट हो रही है, तो उसको भी हरासमेंट कहा जाता है। लेकिन मैं एक बात करना चाह रही हूँ अली, हैविंग सेड दैट, मैं समझती हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर खवातीन का एहतराम लाजिम और मलजूम है, और साथ ही मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा इस चीज की जरूरत है कि कोड ऑफ कंडक्ट ये नहीं होना चाहिए कि जब तक आपका ताल्लुक किसी इस खत में से हैरेसमेंट तो निकाल के दिखाएं, पार्टी छोड़ दें तो आप ठीक है। आपका पॉइंट माजा साहिबा, मैं आपके पास डॉक्टर साहब फिर आता हूँ। लेटर के कंटेंट अली क्यों नहीं निकालते आपने? स्वीट निकाल भैया आपका इल्जाम है ना, आप बता दें लेटर में क्या लिखा हुआ था। मुझे तो नहीं पता लेटर में क्या लिखा हुआ था। मैंने तो बता दिया इनको लेटर वाली सारी बात, जिन्होंने लिखा वो बता रही है। वो पॉलिटिकल बात थी, असल में वो मायजा के दिल को नहीं लगी ना, तो मायजा जो बेचना चाह रही है वो चूरन बिक नहीं रहा। मायजा आप ट्वीट पे आओ, उसको कंडेम करती हो कि नहीं? आज से पूछे कि उस पे टेक्स्ट मैसेजेस की और फोन कॉल्स की बात नहीं हुई थी उस लेटर में? हाँ, आपको कैसे पता मायजा? आपको बता मायजा साहिबा याद करा रही है, नाज साहिबा को याद आता जा रहा है। मुझे जरा बोलने दें, बताएं नाज साहिबा। देखिए मैं
अली मुझे बात करने दें प्लीज, मुझे बात करने दें क्योंकि मैं इसका जवाब बेहतर दे सकती हूँ। देखिए मैं पीटीआई छोड़ चुकी हूँ, मेरा ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, तो बहुत आसान है कि मैं उनके खिलाफ कोई झूठ भी बोल दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। जो सच है, जब तक मैं पार्टी में थी वो जो भी मामला थे मैं उनको आपको उनके जवाब देने को तैयार हूँ। मुझे टेक्स्ट मैसेजेस की भी बात थी, वो भी पॉलिटिकल इश्यूज थे, उसमें कोई गलत मैसेजेस की बात नहीं थी, वो पॉलिटिकल मामला थे। आपने क्लैरिटी दे दी ना साहबा, आपने क्लैरिटी दे दी, जिनसी हरासा नहीं किया गया था। मैं माया साहब आपके पास आता हूँ, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि माइजा हो या नाज हो या मैं हूँ, हमें इस बात पे कंसेंसस होना चाहिए कि किसी भी सियासी जमात में हमारे लिए एज अ वुमन पॉलिटिकल वर्कर आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है। उस एनवायरनमेंट को हमने खुद तैयार करना है, क्रिएट करना है, अपने लिए जगह बनानी है, अपनी क्रेडिबिलिटी से, अपनी गुडविल से, अपनी परफॉर्मेंस से, और अपने टारगेट करके देखना है कि हम सेल्फ इंटरेस्ट के लिए फाइट कर रही हैं या हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए फाइट कर रही हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट पब्लिक और नेशनल इंटरेस्ट है तो हर जमात जो है उसको एक वर्कर चाहिए होता है। हाँ अलबत्ता हमारा जब मेल डोमिनेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर आप किसी भी जमात में जाएंगे तो मेल जो है उसका माइंडसेट सेम रिफ्लेक्ट होता है। और वो पीटीआई और नून है, एसएमएस वाली कुछ सच्चाई है इन इल्जामात? देखिए ये तो माइजा ये चाह रही है, मेरी बहन है छोटी, ये चाह रही है कि तंदूर तपा हुआ है, उसमें कोई ना कोई अपनी मर्जी की कोई ना मैं बात निकालूं, तो माइजा को इसमें मायूसी हुई है। इशू ये है कि आयशा के हवाले से मैं ये कहती हूँ कि एक पेड कंटेंट उस वक्त जब इलेक्शन हो रहा है, अगर 4 साल या 5 साल से वो पीटीआई का हिस्सा थी, तो कल वो इमरान खान साहब से मिल के आई हैं, डेलीगेशन की शक्ल में मिल के आई हैं, तो ये इल्जामात उन्हें पार्टी के फोरम पे एक मुनासिब अंदाज में अपनी रिजर्वेशन शो करनी चाहिए। ये मीडिया के साथ उन्होंने शेयर की, लीडरशिप के साथ शेयर नहीं की, और वो भी डायरेक्ट उस शख्स के लिए की जो हाई वैल्यूज, मॉरल करैक्टर, और जिसका अपना जो है, ये जो शख्स मगरिब में रहता है, मगरिब में ब्रॉटअप जिसकी होती है, उसको अच्छी तरह से पता है कि जेंडर इक्वालिटी क्या है, जेंडर राइट्स और जेंडर इक्वल अपॉर्चुनिटीज पे मैं आई हूँ इस पार्टी में अली। तो मैं ये इस सोच के तहत कि ये एक प्रोग्रेसिव, मॉडरेट, अनलाइटेंड पार्टी है जो पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहती है। ये चीज़ें अगर हम इन चीज़ों में उलझ जाएंगे कि वहाँ ख़वातीन एज अ कुलीग काम नहीं कर सकती, या मेल पार्टनर जो हैं वो कुछ स्पेसिफिक एजेंडा के तहत वहाँ ख़वातीन के साथ इंक्लाइंड है, तो ये सियासत के अंदर एक नेगेटिविटी प्रमोट कर रहे हैं आप। ख़वातीन के लिए पहले स्पेस बहुत कम है, हमें उस स्पेस को और कम नहीं करना, ख़वातीन को एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, सपोर्ट करना है, ओन करना है, और इस किस्म के प्रोपोगंडे और जाली बयानबाजी में हमने नहीं उलझना। माला साहिबा जो निकलना चाह रहा था आप खत में से, वो तो नहीं निकला, नाज साहिबा ने तो रिफ्यूट कर दिया सब कुछ, ऐसा कुछ था ही नहीं। नहीं, नाज साहिबा की बड़ी शॉर्ट मेमोरी है, आप वो लेटर शॉर्ट मेमोरी नहीं, हाई वैल्यू प्रिंसिपल है उसके। अगर आप प्रोग्राम करते हैं तो आप करते हैं, 5 मिनट दे दें। एक लेटर जो है वो ऑन एयर गया था, उसमें सब कुछ इन डिटेल लिखा गया था जिस तरह की हैरेसमेंट हुई थी, और उसमें मैसेजेस का भी बात की गई थी, और दूसरे किस्म की चीजें भी थी। दूसरी बात यह है कि जलसा हुआ था, उसमें भी हैरेसमेंट का इशू हुआ। ठीक है, चले अब जाते जाते जरा ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट को भी कंडेम कर दें। आप बताएं। हाँ, इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आज का मैच है तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए।
आवाज़ों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।